इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से होता है। तो जैसे हम देख चुके हैं कि यूरोप में क्या है, आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी यहाँ पर उदय हुआ है और इससे अपने बारे में लोगों को समझ बदलने लगी है। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई है। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा है। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क यहाँ पर स्थापित किए हैं। समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया गया है। ज्यादातर लोगों में इसी नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ पर। और आइए हम देखते हैं कि हमारे देश में ये चेतना है किस तरीके से पैदा हुई। हमारे देश में राष्ट्र की भावना का जो संचार है वो किस तरीके से होता है। वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटनाएं उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई हैं। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव से विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे, स्वतंत्रता के मायने भी उनके भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया है, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी यहाँ पर निहित थे। पहले हमने देखा था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन हमने किया था। वहाँ हमने देखा था कि 20वीं सदी के पहले दशक तक इनकी कहानी पढ़ी थी और 1920 के दशक से आगे हम अध्ययन देखेंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरीके के प्रयास किए हैं। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने किस तरीके से हिस्सा लिया है, किस तरीके से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पनाओं को नई उड़ान दी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो चित्र है ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस हैं यहाँ पर आम बात थी। और हम बात करते हैं पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की। तो पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें 1919 से बाद के सालों में, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह यहाँ पर शामिल हो गए थे। संघर्ष की नई पद्धतियां यहाँ पर सामने आ रही थी और इन बदलाव हैं, ये जो बदलाव यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको हम कैसे समझेंगे, इनके क्या परिणाम हुए, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति यहाँ पर पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में भी वृद्धि की गई। यहाँ पर सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, आयकर शुरू किया गया और युद्ध के दौरान कीमतें यहाँ पर तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें यहाँ पर दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया और इसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में यहाँ पर फसल खराब हो गई, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया और उसी समय स्वाइन फ्लू की बीमारी भी यहाँ पर फैल गई। और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष या महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग यहाँ पर मारे गए। जबरन भर्ती की अगर बात करें, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसके संघर्षों का एक नया ढंग, एक नया तरीका यहाँ पर पेश किया गया। सबसे पहले सत्याग्रह का विचार आता है यहाँ पर। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, भारत वापस आए थे महात्मा गांधी 1915 में, जनवरी 1915 में। इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए, महात्मा गांधी ने क्या किया, नए तरह के रास्तों पर चलते हुए वहां नस्ल विधि सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था और इसी पद्धति को वे सत्याग्रह यहाँ पर कहते थे। और सत्याग्रह का जो विचार है, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर यहाँ पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है।
प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को से जोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी को विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। जैसे अगर हम ये चित्र हम देखें, ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक वस्त्र से गुजर रहे हैं और 6 नवंबर 1913 का है ये चित्र है। यहाँ पर न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं और जब जुलूस को रोका गया तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तो हजारों मजदूर अश्वेत के अधिकारों का हनन करने वाले ये नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया है। 1916 में उन्होंने बिहार में चंपारण इलाके का दौरा किया। दमनकारी जो बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए उन्होंने प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिलों के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया और फसल बर्बाद हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के जो किसान हैं लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए और 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच में सत्याग्रह आंदोलन चलाने यहाँ पर अहमदाबाद जा पहुंचे। उसके बाद में आता है रोलट एक्ट। रोलट एक्ट की अगर हम बात करें तो रोलट एक्ट की बात करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार यहाँ पर हम देखें तो कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है और लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। और आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है और अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन व यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता था। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते थे और वे सब हथियारों से लैस हो सकते थे और होते जा रहे थे। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते थे। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात यहाँ पर कर लिया। उसके बाद में रोलट एक्ट की अगर बात करें, जब सत्याग्रह की कामयाबी यहाँ पर महात्मा गांधी की सफल हो जाती है तो इस कामयाबी से उत्साहित होकर के गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया और भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार यहाँ पर मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे और इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई और इस व्यापक जन आभार से चिंतित और तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत यहाँ पर अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी और इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने यहाँ पर कमाल संभाल ली। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो चित्र दिखाया गया है, जनरल डायर के हुक्म से सिपाहियों को यहाँ पर जनरल डायर के हुक्म से यहाँ पर क्या है, सिपाहियों को घसीट कर ले जाया जा रहा है और घसीट कर चलने के लिए यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं। ये पंजाब का 1919 का चित्र है। 13 अप्रैल की बात है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले
सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे और यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। उसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रही के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चे लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे और सरकार ने इन कार्यवाहियों की निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसटकर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। गांवों गुंजरवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन यहाँ पर वापस ले लिया। फिर उसके बाद में भले ही रोलर सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता और उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामी विश्व के आध्यात्मिक जो नेता हैं खलीफा, ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक जो शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यों की संभावनाओं को तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन यहाँ पर शुरू किया जाना चाहिए था। अब असहयोग आंदोलन ही क्यों स्टार्ट किया गया? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में जो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की यहाँ पर स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है? तो गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो पदवियां हैं वो लौटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरियां, सेना, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा की भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यहाँ पर यात्राएं कर रहे थे। बहिष्कार की अगर बात करें, बहिष्कार शब्द होता क्या है? किसी के साथ संपर्क रखने से, जुड़ने से इनकार करना या फिर गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद या इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है बहिष्कार। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर यहाँ पर संशयित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें वह था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं और सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचताना चलती रही और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच में सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की यहाँ पर मोहर लग जाती है। फिर हम देखते हैं आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा। उनमें से कुछ लोगों ने हिस्सा लिया। विभिन्न सामाजिक समूह ने असहयोग के विचार को किस तरीके से समझा, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर ये विदेशी कपड़ों की बताया गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था जुलाई 1912 में। तो यहाँ पर जो चित्र बताया गया है, विदेशी कपड़ों को पश्चिम आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। अब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी। अगर हम बात करें आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं की, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया,
लेकिन उसके लिए उनके अर्थ हैं यहाँ पर अलग अलग थे। अगर शहरों में आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्गीय के हिस्सेदार के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। उसके बाद में पैकेटिंग क्या होता है? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं, उसे कहते हैं पैकेटिंग। तो आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराबों की दुकानों की पैकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया और उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर के 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। और जब बहिष्कार आंदोलन फैला, लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर के केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी यहाँ पर बढ़ने लगा। और कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था, गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी यहाँ पर समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अस्पतालों में या सरकारी अदालतों में यहाँ पर दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में अगर विद्रोह की बात करें, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में ही फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष में भी संघर्ष है वो इस आंदोलन में यहाँ पर समा गए थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र यहाँ पर किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे और उनका आंदोलन तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर यहाँ पर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद करना या नाई धोबी बंद का फैसला लिया। और जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया और महीने भर में इस पूरे इलाके में गाँव में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। और अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ पर खुश नहीं था। और जब यहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व है वो खुश नहीं था तो 1921 में जब आंदोलन यहाँ पर क्या है फैला तो तालुकदार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं बनेगा, जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर के लोग अपनी सारी कार्यवाही और आकांक्षाओं का सही ठहरा रहे थे। और आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया और कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। और अन्य वन की बात करें, अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेज सरकार के बड़े बड़े जंगलों में लोग के दाखिले होने पर पाबंदी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलापान के लिए लकड़ियां और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार है वो छीन लिए गए हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने यहाँ पर बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति था। उनका दावा था
कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। और राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। और राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पे नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। और गूडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज्य प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। और 1924 में राजू को फांसी दे दी जाती है। राजू अपने लोगों के बीच में लोक नायक यहाँ पर बन चुके थे। अगर हम बेगार शब्द की बात करें, बेगार बिना किसी परिश्रमिक के काम करवाना बेगार कहलाता है। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा और अंग्रेजी में इसे इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बरदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। और यह बरदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा और इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति यहाँ पर प्राप्त होती है। उसके बाद में 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रावबरेली के पास में पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को भी संबोधित किया। और बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था कि उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर और शांत और निश्चित लोग जैसे था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा। अहिंसा ने तो जाने अहिंसा तो न जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया था, उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए। और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे मेरे से कम उत्तेजित हैं, मेरे से ज्यादा शांत हैं। मैंने दुर्बलता का यह क्षण बीत गया, मेरी पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की और यह सब उनसे ज्यादा मुझे सीखना मिला। और उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से वो चले गए। उसके बाद में हम बात करें कि वागानों में स्वराज की अगर बात करें, किस तरीके से वागानों में स्वराज दिया गया। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं, जिसमें उनको बंद करके रखा गया है। उसके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख सक पाएंगे। 1859 के 1859 में क्या हुआ, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी और यह इजाजत उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब वो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह यहाँ पर पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलन के अपेक्षाओं और दृष्टाओं को कांग्रेस कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। उसके लिए यह एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुकार भरी, तो एक अखिल भारतीय आंदोलन की भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या उनके आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाकों तक सीमित नहीं था। उसके बाद में हम बात करें, ये गोरखपुर में स्थित चोरा चोरी में बाजार में गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ में हिंसक टकराव में बदल गया था। और इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। तो चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो 1922 में हुआ था और गोरखपुर में स्थित ये चोरा चोरी बाजार है। चोरा चोरी बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस है, पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया था शांतिपूर्ण जुलूस। और इस घटना की वजह से ही महात्मा गांधी जी हैं वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा की ओर गांधी जी कैसे बढ़ते हैं।
फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। उनको लगता था कि असहयोग हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्ष से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है और ये परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक असहमति और बहस के बाद इस माहौल में ऐसे तत्व हैं जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर और 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। 1930 के बाद तो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी, निर्यात कम होने लगा और किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी यहाँ पर भारी पड़ने लगा। और 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से यहाँ पर गुजरने लगे। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया और प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने यहाँ पर दम तोड़ दिया। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की एक नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। और इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया और उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी तय नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार से खेमा आक्रामक तेवर यहाँ पर अपनाने लगा था और जब ये आक्रामक अपनाने लगा था तेवर तो उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। और इस उत्सव को बहुत कम ही लोगों ने ध्यान से दिया है कि अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी में ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हम देख सकते हैं। महात्मा गांधी के अलावा हम यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हम देख सकते हैं और सुभाष चंद्र बोस हम देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस है, ये भी हम देख सकते हैं। अब नमक यात्रा की अगर बात करें, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, तो जैसे यहाँ पर नमक यात्रा दिखाई गई है। स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 के हम देखें। हमारा विश्वास था कि किसी भी समाज की तरह भारतीय समाज या भारतीय जनता का भी एक अहरणीय अधिकार है जो कि उन्हें आज़ादी मिले, उसकी मेहनत का फल मिले, जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है या दबाती है तो जनता को भी सरकार को बदलने या फिर उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया बल्कि उसे जनता का शोषण भी किया और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट किया। इसलिए हमारा विश्वास था कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 की बात है। दिसंबर 1930 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। उस सबको बहुत कम ही लोगों ने यह ध्यान दिया कि स्वतंत्रता से इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता नहीं था। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक यहाँ पर दिखाई दिया
और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। उनमें से कुछ समस्याएं सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ उद्योगपतियों से लेकर के किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। किसानों ने इन मार्गों के लिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। और इससे सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब पूरे सभी इस्तेमाल करते थे और यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया है। महात्मा गांधी का एक पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था और उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। और इरविन झुकने को समझ तैयार नहीं था। इसलिए महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी और यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तसीहे का जो तटीय कस्बों में जाकर के खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का यहाँ पर सफर किया है। गांधी जी जहाँ भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने जाते थे और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया है, आह्वान किया है कि लोग अंग्रेजों को शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इस बारे में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में यहाँ पर हम बात करें, हजारों लोगों ने यहाँ पर नमक कानून तोड़ा है और सरकारी नमक कारखाने के सामने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और जब ये प्रदर्शन किया है तो आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की जो पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा यहाँ पर देने लगे थे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे थे। तो दांडी मार्च की बात करते हैं। नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी आए थे और रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए हैं। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया था तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बंदरगाह गलियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आएगी। बहुत सारे लोग मारे गए और महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने यहाँ पर अंग्रेज शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए और भैवी सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमले किए और औरतों व बच्चों को मारा पीटा। व लगभग हर लाख यानी कि लगभग 1 लाख लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए गए। फिर हम बात करते हैं सत्याग्रही पर हमला करती हुई पुलिस यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये हम देख सकते हैं महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाली दूसरी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति यहाँ पर व्यक्त की थी। और पहले क्या हो रहा था, पहले अगर बात करें जो पहला गोलमेज सम्मेलन है, पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी और उसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। दिसंबर 1931 के सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। वहां वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा और यहां आकर के उन्होंने पाया कि सरकार को नए सिरे से दमन शुरू कर देना चाहिए। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस के गैरकानून घोषित कर दिया गया और सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया और साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति यहाँ पर मंद पड़ जाती है। उसके बाद में अगर बात करें कि क्रांति की इस पूजा विधि पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाएं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई और उसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे, जिसके विभिन्न भागों में कार्यवाही करते हुए
HSRA यहाँ पर है, जब वो कार्यवाही कर रहे थे तो HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया है। 1929 में भगत सिंह और बट्टू किशोर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड एडमंड यात्रा कर रहे थे। और जिस समय भगत सिंह का मुकदमा चला, उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी और उस मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं और क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, उसका अपहरण नहीं किया सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है और जनता की सर्वोत्तम या सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। और इस आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में चढ़ाएं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम होता है। हम संतुष्ट और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक यहाँ पर प्रतीक्षा करेंगे। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, इसके आदर्श क्या है, इसके लिए स्वराज के क्या मायने हैं, अगर उनकी हम बात करें तो गाँव में संपन्न किसान समुदाय जैसे कि गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जन जाट आंदोलन में सक्रिय थे और व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। जब उनकी नकदी आय खत्म होने लगी तो उसके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था और सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था और संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ करके समर्थन किया और उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया गया। इसके लिए स्वराज की लड़ाई जारी, यहाँ पर लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई गई थी, लेकिन 1931 में लगानों के घटे बिना यहाँ पर आंदोलन वापस ले लिया गया। उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ और उसमें बहुत से उनमें हिस्सा लेने से यहाँ पर इनकार कर दिया। उनमें से बहुत उन्होंने यहाँ पर इसमें क्या है हिस्सा ही नहीं लिया था। उसके बारे में बात करें, जैसे गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान हैं जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे और महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी। लोग पट्टीदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो रहा था। वे चाहते थे कि उन्हें क्या है जमींदारों का जो भी भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया। उनका नेतृत्व अब यहाँ पर अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथों में चला गया। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के वजह से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी और इस कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच में संबंध यहाँ पर अनिश्चित थे। फिर है जैसे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें, 1918 से 1919 के बीच में क्या हुआ, 1918 से 1919 के बीच में बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को यहाँ पर संगठित कर रहे थे। उसके बाद में अप्रैल 1919 की बात है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। और जनवरी 1921 की बात करें, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था जनवरी 1921 में। फरवरी 1922 में चोरी कांड, गांधी जी एक्शन आंदोलन को वापस लेते हैं। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी 2 वर्ष से चला आ रहा था और हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो गए थे। और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। फिर 1930 में अम्बेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। 1931 में हम बात करें, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन दिसंबर 1931 में ले लेते हैं। और 1932 में यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को होता है। अब हम बात करते हैं कि जो व्यवसायी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया है। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने यहाँ पर भारी मुनाफा कमाया है। वे ताकतवर हो चुके थे और उसके कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनके व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती है। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे
और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय उत्पादन में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। और व्यावसायिक हितों के संगठन करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस और 1727 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्सी का गठन किया गया। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी और जेडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया है। और पहले सिविल यहाँ पर नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया गया। उन्होंने आंदोलन की आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर इनकार कर दिया। और ज़्यादातर जो व्यवसायी हैं स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देख रहे थे जहां कारोबार पर औद्योगिक पाबंदियां नहीं होंगी, व्यापार व उद्योग निर्बाध रूप से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों की उत्साह भी मंद पड़ गए थे और उन्हें यहाँ पर उग्र गतिविधियों का भय था। वे यहाँ पर लंबी अशांति की आकांक्षा करते थे और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय वैज्ञानिक आंदोलन में नागपुर के अलावा बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। और जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस में सड़कने लगे और फिर भी कुछ मजदूर सविनय वैज्ञानिक आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में कुछ गति गांधीवादी विचारों का कम वेतन व खराब परिस्थिति के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया। 1930 में रेल कामगारों की, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहन करके रैलियों के लिए बहिष्कार अभियान में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में यहाँ पर कांग्रेस से हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती हैं और उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया और नमक उत्पादन किया। और यहाँ पर राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से निकल करके सार्वजनिक क्षेत्र में आई हैं। और इस क्षेत्र में बच्चों की गोद में यहाँ के लिए बहुत सारी ज़्यादा उम्र वाली औरतें और माओं का भी यहाँ पर जुलूस निकाला गया। उसके बाद में हम बात करते हैं विदेशी कपड़ों व शराब की दुकान की पेंटिंग्स और कुछ बहुत सारी महिलाओं को जेल में भेजा गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर बात करें, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों में पैकेटिंग की बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई हैं। हजारों इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं बंदोबस्त में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इन इजाफों का मतलब नहीं था। औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव नहीं आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी और भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही है। कांग्रेस को अपनी प्रतीकात्मक उपस्थिति में भी दिलचस्पी थी। फिर है सविनय अवज्ञा की जो सीमाएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणाओं से प्रभावित होता है और ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूता काबित है। 1930 के बाद खुद को दलित व उत्पीड़क कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों का ध्यान दिया। हालांकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातनियों से डरी हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज को स्थापना नहीं कर सकेंगे। उसके बाद में अछूतों को हरिजन और यानी कि ईश्वर की संतान कहा जाता था। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर सामान खरीदने दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया। और यहाँ पर मेलों ढोलने वालों के काम की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया, वे अपना हृदय परिवर्तन करने लगे, अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते हैं। वे खुद को संगठित करके उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई है। अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात भी कही है ताकि वहां से विधायी परिषदों के केवल दलितों को ही चुनकर भेजा सके।
उनका मानना था कि सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित होती थी। और महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती है कि जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ है। और जब ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और उनका मत था कि दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। और आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में गांधी जी पुनः प्लेट पर हस्ताक्षर कर दिए और इससे दलित वर्गों को, जिनके बाद में यहाँ पर अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, और प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई हैं। हालांकि उसके लिए यहाँ पर मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में होता है, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था या देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कोई खास उत्साह नहीं दिखाया है। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुस्लिमों का एक बड़ा भाग सबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहे थे और 1920 के दशक में मध्य में कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे हिंदू धर्म राष्ट्रीय राष्ट्रवादी संगठनों को काफ़ी करीब से देखने लगे थे। और जैसे जैसे हिंदू मुसलमान के बीच संबंध खराब हो गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। उन्होंने कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव के दंगे करवाए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच यहाँ पर फासला बढ़ता गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद है, सेवा ग्राम आश्रम 1935 का है, यहाँ पर बताए गए हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधि के सवाल पर था। और मुस्लिम लीग के नेताओं ने, एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाए तो मुस्लिम बहुत प्रांतों में यानी बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। और प्रतिनिधि के सवाल पर अब बहस है वो मुवाहिम या मुबाहिसा चल रही थी। और 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू राज्यसभा के एम.आर. जयशंकर ने इस समझौते के लिए किए गए प्रयासों को खुलेआम निंदा शुरू कर दी थी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की भारी संभावनाएं यहाँ पर समाप्त हो गई थी। और जितनी भी सारी संभावनाएं यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल पैदा हुआ था। कांग्रेस ने कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका फिर संयुक्त राष्ट्र संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुसलमान नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको बेहतर था कि हिंदू महासंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान यहाँ पर खो जाएगी। फिर 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए आवश्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचन की जरूरत को एक बार फिर से दोहराया। और माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान मांग के लिए जो आवाज़ उठी सकती है उसका बौद्धिक औचित्य यहाँ पर करने बनी बयान से उपजा था और उन्होंने यह भी इस प्रकार से किया था। उसके बाद में हम बात करें, मुझे यह कहने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमानों को उसके अपने भारतीय होमलैंड और अपनी संस्कृति व परंपरा को अनुसार पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है तो यह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह के अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधम है। और मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों, सामाजिक संस्थानों को अगाध सम्मान करता हूँ। कुरानों की हिदायतों के अनुसार यहाँ मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं अपने उपासन स्थलों की रक्षा करूँगा, लेकिन मैं इस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन के और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे बनाया है। और ऐसा इस तरह से मेरी मौजूद चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में सामने आया है। उसके बाद में क्या है, ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिक भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समझ के निर्णय के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयां भूभागों में बटी हुई थी।
भारत के जो सामुदायिक समूह की मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता था। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत को स्थापना के लिए मुसलमानों को ओर से उठ रही मांग बिल्कुल यहाँ पर सही है। हिंदू सोचता है कि जी पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावनाओं के विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब होता है एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशेषता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात नहीं थे। भारत नस्ली और धार्मिक कट्टरता वाला देश था, और इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्य कमजोर और उन पर भारी कर्जे हैं, खासतौर में पंजाब में और कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद हम देखेंगे कि पृथक निर्वाचन का बनाए रखने पर उसकी बेचैनी का अर्थ क्या है। फिर हम बात करें सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव हम देखें किस तरीके से सामूहिक अपनेपन का भाव यहाँ पर जगता है। तो ये जो हम चित्र देख रहे हैं ये है बाल गंगाधर तिलक, 20वीं सदी का ये चित्र है बाल गंगाधर तिलक का। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ध्यान से देखेंगे कि तिलक तिलक यहाँ पर एकता के प्रतीकों के घिरे हुए हैं। चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च और मस्जिद यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र के चारों ओर। तो ये क्या है, एकता के प्रतीकों से ये घिरे हुए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप कैसे लेता है। विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों और भाषाओं से संबंध अलग अलग समूह ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया है। सामूहिक अपनेपन की यह भावना है आवश्यक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई है। इसके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक प्रक्रिया भी हैं जिसके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पनाओं और दिलो दिमाग पर छा जाता है। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं और गीत और चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान यहाँ पर दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे पहले किस तस्वीर से होती है। तो यहाँ पर इसमें लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने की मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र की पहचान कर सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में हुई, और यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से बनाई गई है। और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत लिखा है। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था, और यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। और स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया है। और जब ये चित्र को हम देखते हैं, भारत माता की विख्यात कवि अवनींद्रनाथ टैगोर है। 1905 में हम देखते हैं कि यहाँ पर माँ की छवि को शिक्षा, भोजन और कपड़े यहाँ पर दे रखी है। शिक्षा, भोजन और कपड़े है, माँ की छवि दे रखी है। और एक हाथ में माला उनके सन्यासी गुण को यहाँ पर अंकित कर दी है। और उससे पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया है जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माता माना जा सके। अब इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से मुक्त यहाँ पर युक्त दिखाई देती है। आगे चल करके जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा, विभिन्न कलाकार इस तस्वीर को बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप से ग्रहण करती हुई इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार है भारतीय लोक कथाओं में पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत है। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने पाठों व चारणों में गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों, जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यदि कहानियां हमारी उन परंपरा संस्कृतियों की सही तस्वीर भेज सकती है तो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढते और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक अदालत को बचा करके रखना जरूरी नहीं है। और बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक कथाएं, गीत, बाल गीत और जो मिथक हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो मिथक हैं और इकट्ठा करने निकल पड़े हैं, उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया है। मद्रास में नट्टेसी शास्त्री ने दी फोर लॉर्ड्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन पर 4 खंडों में प्रकाशित किया है। इनका नाम था लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और लोगों के असली विचारों विशेषताओं का सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है लोक कथाएं।
जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, राष्ट्रवादी नेताओं को एकजुट करने में, उसमें राष्ट्रवाद की भावना व्यक्त करने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा खड़ा हरा पीला लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करके कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एक अर्धचंद्र यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, ये अर्धचंद्र यहाँ पर दर्शाया गया है। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और यह भी तिरंगा सफेद लाल और हरा था। इसके बदले में गांधीवादी प्रतीक चरखे गए की जगह पर दिए गए हैं, जो स्वावलंबन का प्रतीक है। जुलूस में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का एक लोकप्रिय चित्र है। इस चित्र में भारत माता और भारत के नक्शे का हृदय के रूप में रखे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं का अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों को कल्पना में बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद में भारत माता की जो छवि है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है, वह हाथी व शेर के बीच खड़ी है और ये दोनों ही शक्ति सत्ता के प्रतीक हैं। उसके बाद में इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन है। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं चला सकते थे। उनके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया और कला और वास्तुकला या वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापक कला फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आ गया है, भारत को गुलाम बना लिया गया है और इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने को आह्वान किया गया। लोगों को एकजुट करने की कोशिश अपनी समस्याएं थी और जिस अतीत का गौरवन किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत ही था और जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे यहाँ पर हिंदू की प्रतीक थी। इसलिए हम बात करें कि अन्य समुदायों के लोग हैं अलग थलग यहाँ पर महसूस कर रहे थे। पुराने जमाने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्य वंश के लोग की साहस, सच्चाई और विनम्रता पर संकेत रह जाते थे। अब भी बस इन गुणों के अभाव की बातें करते थे। इन जमाने में हिंदू मुझे के लिए निकलते थे तो तरार, चीन व अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब इन क्षुद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों का स्वतंत्रता साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया है। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश की जनता को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। लेकिन जैसा ही हमने देखा कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे हैं, उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी। इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबसे के लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन मतभेदों को हल करने और सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं और एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर ना चला जाए, यही वजह आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव सा करती है। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण यहाँ पर आ जाते हैं और जो राष्ट्र उभर रहा है वह औपनिवेशिक शासन की मुक्ति की चाह रखने वाले बहुत सारे आवाजों का पुंज है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में औरतों का एक जुलूस यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देख सकते हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है ये जुलूस। उसके बाद में हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया और इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और उसमें सत्ता का भारतीयों को तत्कालीन हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई।
8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया और इसी अवसर पर गांधी जी ने सुप्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य की व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन से कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें और राष्ट्रीय गीतों पर नारों के साथ प्रदर्शन भी किए, जुलूस भी निकाले और यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया है और इसमें नेताओं को भागीदारी यहाँ पर रखी गई, सक्रिय भागीदारी रखी गई। उसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल मातंगनी हाजरा, असम में कनकलाता बरुआ, उड़ीसा में रमा देवी और अंग्रेजों के द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक का समय यहाँ पर लग जाता है।